सभी का स्वागत है टर्न द बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं हूं कुंदन कुमार और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग गणित सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स, जो क्लास 11th का है। और अध्याय का नाम और संख्या बता दे तो अध्याय संख्या 11 है और अध्याय का नाम है शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 15 करने वाले हैं। इसके पीछे में हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 14 तक कर लिए हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो दीर्घवृत्त अर्थात इलिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलिप्स से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और हम लोग बना भी रहे हैं। जैसे कि पिछले भाग में हम लोग ने प्रश्नावली 11.3 के जो प्रश्न संख्या 1 से 6 तक था, काफ़ी इजी सवाल थे, उसको हमने किया था। इसमें मुख्य रूप से नाभि का निर्देशांक निकालना रहता है और उत्केंद्रता निकालना रहता है। उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई निकालनी रहती है। उसके बाद ए और बी अगर ज्ञात हो गया तो फिर हम दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था। आज के जो इस भाग में हम लोग करने वाले हैं वो बचे हुए जो सवाल थे 7 से 11 तक, उसको हम लोग कर लेंगे ताकि ये प्रश्नावली समाप्त हो जाए और फिर हम लोग आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रश्न संख्या 7 है वो बोल रहा है 36x² + 4y² बराबर 144। इसमें करना कुछ नहीं है, ये भी जो दिया हुआ है किसका इक्वेशन है, तो दीर्घ वृत्त का ही इक्वेशन है अर्थात इलिप्स का ही इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में बदलने का प्रयास करेंगे। x² जोड़ y² बराबर 1 के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे बराबर के दाहिने साइड 1 आना चाहिए। तो यहाँ बराबर के दाहिने साइड कितना है 144। तो हम 144 को 1 कैसे बना सकते हैं, तो 144 से ही भाग लगाना पड़ेगा, सिंपल उपाय है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं 144 से भागा लगा देते हैं। तो जब भागा लगाएंगे 144 से सब में तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। ठीक है, ये 4y² 144 होगा। तो काटिए जी, ये हो जाएगा फिर 144 और ये भी होगा 144। तो ये तो कट के 1 हो गया। ये काटिए, 4 तिहाई 12, 2 4 और 4 छक 24 अर्थात 36 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 36, तो ये कितना से कटेगा 16 9 144 और 9 चौका 36 अर्थात 4 चौका 16 अर्थात 4 बार में कट जाएगा। अर्थात ये कुछ ऐसे बनेगा x² बटा 4 जोड़ y² बटा 36 बराबर 1। तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसी के बराबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब तो यहाँ से आसान हो गया, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला 6 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो y के नीचे 36 है, x के नीचे 4 है, तो इसका मतलब 36 ज़्यादा है 4 से। तो इसका मतलब जो यहाँ इलिप्स बनेगा वो किसके अक्ष के पर उसका नाभि होगा। तो सॉरी, जो इलिप्स बनेगा उसका जो दीर्घ अक्ष होगा किस पर होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है, क्योंकि y के नीचे बड़ा डिजिट है तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, जो दीर्घ अक्ष बनेगा वो y अक्ष पर बनेगा। तो सेम वैसे ही यहाँ किया गया है। जो दीर्घवृत्त का समीकरण है इसको अगर हम करें हल तो यहाँ पे x² 4 जोड़ y² 36 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a² ज्ञात हो गया और b² ज्ञात हो गया। जो दीर्घ अक्ष होते हैं उसे हम a मानते हैं और जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है उसके आधा को हम a मानते हैं। दीर्घ अक्ष के पूरे लंबाई को हम 2a मानते हैं। 2a होता है और आधा करते हैं तो वो a निकल कर आता है। ठीक है, जो लघु अक्ष की कुल लंबाई होती है वो 2b होती है और जो हम इसको आधा करते हैं तो यहाँ से हमें b निकल कर आती है। तो a b हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो जब a b ज्ञात हो गया तो हम c ज्ञात कर सकते हैं। c² बराबर फार्मूला होता है a² घटाओ b²। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया 4√2। ठीक है, तो देखो दीर्घवृत्त का जो अक्ष है y अक्ष के अनुदिश है। क्यों अनुदिश है, क्योंकि y² के नीचे बड़ा संख्या है 4 से, 36 बड़ा है 4 से, इसलिए ये क्या है y अक्ष के अनुदिश है। तो जो नाभियों के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे 0, ±c अर्थात जो c होता है क्या होता है, मूल बिंदु से नाभिक के बीच की दूरी होती है c। तो यही हो जाएगा
0 कोमा प्लस माइनस 4 रूट 2, और जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए या 0 कोमा प्लस माइनस 6। ए का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ए आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, उत्केंद्रता निकालनी है और लंबाई निकालना है, नाभिलंब जीवा की, और उसके बाद दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई। तो अभी हमने बताया दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है 2a होती है, 2 छक 12 हो जाएगा। लघु अक्ष की जो लंबाई होती है 2 दूना 4 हो जाएगा। और जो नाभिलंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2b² होता है। तो जब b और a का वैल्यू पुट कर देंगे, b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। और जो उत्केंद्रता होता है उसको e से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का वैल्यू है 4 रूट 2 और a का वैल्यू है 6। तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2/3। तो ये समझ में आया। वैसे ही प्रश्न संख्या 8 है, इसमें भी ये जो दाहिने साइड है इसको हम 1 बनाएंगे। और ये ध्यान रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते समय इसी फॉर्मेट में हो, x² अपॉन a² जोड़ y² अपॉन b² बराबर 1, अर्थात यहाँ 1 होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, याद रहे। x² के पीछे आगे मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 3 नहीं होना चाहिए। y² के पहले भी कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इस बात की ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 16 से भाग लगा दिया। तो 16 से भाग लगा दिया तो हमें एक कुछ प्राप्त हुआ। अब देखो दीर्घ वृत्त का जो अक्ष है किसके अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि y के जो नीचे हर में लिखा हुआ है 16 वह बड़ा है किससे, 1 से, जो x² के हर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है वही तो दीर्घ अक्ष होता है। तो दीर्घ वृत्त का जो अक्ष होगा वो किसके अनुदिश होगा, y अक्ष के। तो यहाँ से हमें a² और b² प्राप्त हो गए। और हम ये भी जानते हैं कि जो बड़ा वाला होता है उसको हम a² मानते हैं और जो छोटा वाला होता है उसको हम क्या मानते हैं, b² मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें a और b ज्ञात हो गया, तो हम यहाँ से c² ज्ञात कर सकते हैं, a² घटाओ b² के फॉर्मूला से। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात होगा, c² आ गए 15। तो c का वैल्यू आ गया √15। तो यहाँ से हम नाभियों के निर्देशांक 0 कोमा प्लस माइनस c से निकाल सकते हैं, 0 कोमा प्लस माइनस √15। इस प्रकार शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 0 कोमा प्लस माइनस a, या जब a का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस 4। और नाभिलंब जीवा की जो लंबाई निकालनी है वो हो जाएगा 2b² अपॉन a। तो जब इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और उत्केंद्रता निकालना है c/a। तो c का वैल्यू और a का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा √15/4। तो इसमें कुछ नहीं करना है, a b c निकाल कर और जो बोल रहा है उसमें वैल्यू रख देना है, बस इतना ही तकलीफ करना है, आपका सवाल बन जाएगा। उसी तरह प्रश्न संख्या 9 है, करना कुछ नहीं है। इधर 1 बनाना है तो 36 से भाग लगा दीजिए, दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो कुछ ई वाला इक्वेशन मिलेगा। अब देखो ये जो दीर्घ अक्ष है x अक्ष के क्या है, अनुदिश है। काहे अनुदिश है, क्योंकि x² के नीचे बड़ा है, और जब जो बड़ा होता है उसको हम a² मानते हैं, ठीक है। जो छोटा होता है उसको हम b² मानते हैं। तो बड़ा वाला को हमने क्या मान लिया, a²। तो यहाँ से a b हमें ज्ञात हो गया, a बराबर 3 और b बराबर 2। तो c² बराबर a² घटाओ b²। तो c का वैल्यू आ गया हमें √5। अब नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो प्लस माइनस c, 0 होगा। आप ही सोचो, जब x अक्ष के अनुदिश दीर्घ अक्ष है तो a वाला जो होता है यही ना शीर्ष होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो a होती है, तो a तो हमें पता हो गया 5 है, सॉरी a 5 नहीं है, a 3 है, ठीक है। तो ये शीर्ष का निर्देशांक अभी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो निर्देशांक होगा 3,0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3,0, और दोनों को एक साथ लिख दिया गया है +-3,0। अब देखो नाभियों के निर्देशांक तो +-c,0 होगा, क्योंकि नाभि तो इसी पर ना होगा, y अक्ष 0 होता है। तो यहाँ से जो c का वैल्यू निकला है वो हो गया √5,0, और यहाँ हो जाएगा -√5,0। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ±√5,0। आई बात समझ में। अब देखिए बाबू, दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछ रहा है तो 2a होता है, तो 2 3 6 कर दिए। तो यहाँ से हमें दीर्घ अक्ष की लंबाई पता चल गया। लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो 4 हो गया। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² अपॉन a होता है फॉर्मूला, इस पर पुट किए 8/3 आ गया। उत्केंद्रता पूछ रहा है तो e बराबर होता है c/a। तो इसकी हमने वैल्यू रख दिया तो कितना आ गया, √5/3।
तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखो बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब उल्टा बोल रहा है, पहले दे दिया था दीर्घवृत्त का समीकरण और शीर्ष नाभि सब पूछ रहा था। अब क्या कर रहा है कि हमको शीर्ष दे दिया है, नाभि दे दिया है, अब हमें समीकरण पूछ रहा है किसका, तो इलिप्स दीर्घवृत्त का। तो चलिए अब हम सीधा जानते हैं तो उल्टा भी जानते हैं करना। तो हमें शीर्ष और नाभि ज्ञात है, इसका मतलब ये है जो शीर्ष होता है वो तो ए होता है ना, ए कोमा प्लस माइनस ए 0 का, ऐसे कि जो पहले ध्यान से समझ लो बाबू, जो अगर ऐसा फिगर एक बना हुआ है इलिप्स है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ए होती है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, ए कोमा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y अक्ष क्या है, 0 है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। यहाँ जो होता है ये c होता है, ये नाभि है। ठीक है, तो ये कितना होता है, c कोमा 0, तो ये नाभि देने लगेगा तो c का वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात होगा। सेम ऐसे ही इस साइड भी होगा तो लेकिन निगेटिव में होगा, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, माइनस ए कोमा 0, और यहाँ पे एक दूसरा नाभि बनेगा जिसका निर्देशांक होगा कितना, माइनस c कोमा 0। अब समझ में आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरिया को ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, ए का वैल्यू 5 पता चल गया, कैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और सी का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया क्योंकि नाभि दिया हुआ है तो सी का वैल्यू 4। अब हमें एक रिलेशन ही पता है क्या, कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। जब इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा, बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए और बी जब निकल जाएगा तो हम आसानी से समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर पता चल गया 25 और बी स्क्वायर पता चल गया 9, बी का वैल्यू रखे था। तो यहाँ से हम ये वाला डायरेक्ट फार्मूला रखाएंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, और ए स्क्वायर की जगह 25 और बी स्क्वायर की जगह 9 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझे। वैसे ही प्रश्न संख्या 11 है। अब देखो इसमें एक्स अक्ष वाला 0 कर दिया है, वाई अक्ष पर लिखा है, का मतलब है कि दीर्घ अक्ष जो है वाई अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि ये पहला वाला 0 है, ये जो पहला जो शीर्ष है वो 0 है। शीर्ष का जो निर्देशांक है वो क्या है, 0 है। ये भी एक्स वाला पार्ट 0 है नाभि में, इसका मतलब उसका जो नाभि है वो वाई अक्ष पर है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो दीर्घ अक्ष बनेगा वो किसके अलॉन्ग होगा, ऐसे होगा वो। तो यहाँ पर ही जो बनेगा इसको हम ए बोलेंगे, माने टोटल का 2a बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के ए बोलेंगे। तो यहाँ से हमें सी ज्ञात है 5, ए भी ज्ञात है 13 यहाँ से, तो हम बी निकाल लेंगे, और जब बी निकल जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाले जो आगे के भाग हैं उसमें हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 11.3 के जो प्रश्न संख्या 12 से 16 तक है उसको हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रश्न करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।